हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्प यू चैनल में स्वागत करता हूं। और मैं पिछले 22 सालों से टीचिंग कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है और साथ ही विश्वास है कि आपकी फिजिक्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी मैं उनको दूर करने में आपकी निसंदेह आपकी हेल्प कर पाऊंगा। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 10th की फिजिक्स को, जिसमें हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जो कि है वैद्युत। और इसमें हमने पिछली क्लास में ओम के नियम को समझा था, साथ ही प्रतिरोध के बारे में हमने चर्चा करी थी। आज वहीं से टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है प्रतिरोधों के निकाय का प्रतिरोध, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। हमने पिछली बात यह चर्चा करी थी कि प्रतिरोध जो कि किसी धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, और साथ ही हम यह भी कई स्थानों पर हम यह चाहते हैं कि धारा के मार्ग में क्या हो, अवरोध उत्पन्न हो। क्यों हो? क्योंकि हमने आपको बताया था कि बहुत से इलेक्ट्रॉनिक परिपथ ऐसे होते हैं, कुछ अवयव ऐसे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, कुछ उपकरण ऐसे होते हैं जिसमें हम चाहते हैं वहां पर कम धारा की आवश्यकता होती है। तो वहां पर हम क्या करते हैं, धारा के मान को घटाना चाहते हैं। अब धारा के मान को घटाने का तरीका क्या है कि यदि कहीं से हम क्या कर देंगे, धारा के मार्ग में एक रेजिस्टेंस लगा दे, एक प्रतिरोध लगा दे। तो यदि एक प्रतिरोध लगा दिया जाए धारा के मार्ग में तो वो क्या करेगा, धारा के मान को घटा देगा, धारा के मान को प्रभावित कर देगा। तो क्योंकि हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, अवयव भी बहुत सारे होते हैं, और हर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में हम धारा के मार्ग को अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तित करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड प्रतिरोध बना लेते हैं, कुछ मानक प्रतिरोध बना लेते हैं, और उन प्रतिरोधों को आपस में जोड़ करके इच्छित मान ज्ञात कर सकते हैं। और एक से अधिक प्रतिरोधों को आपस में जोड़ने को हम कहते हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स, यानी कि प्रतिरोधों का संयोजन। और संयोजन करने का कारण क्या है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हर परिपथ में प्रतिरोध का अलग अलग मान चाहिए, तो इतने सारे तो अलग अलग हम प्रतिरोध नहीं बना सकते, इसलिए हम कुछ स्टैंडर्ड साइज के प्रतिरोध बनाते हैं और उन्हीं को आपस में जोड़ करके अलग अलग क्रम से जोड़ करके हम क्या करते हैं, इच्छित मान ज्ञात कर लेते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात यह आती है कि इनको जब आपस में जोड़ा जाता है तो किस प्रकार से जोड़ेंगे। तो यहां पर हम इसी बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। यहां दो प्रकार के संयोजन की बात करेंगे, प्रतिरोधों के संयोजन की। पहला हमारा आता है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन जिसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन इन सीरीज। श्रेणी क्रम संयोजन क्या हुआ? श्रेणी क्रम संयोजन वह तरीका है प्रतिरोधों को जोड़ने का जिसमें पहले प्रतिरोध यदि हम लें, और प्रतिरोधों को जो प्रतीक होता है वो इस प्रकार से होता है। प्रतिरोध को हम इस प्रकार के संकेतांक से प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां हमने आपको जब संकेत पढ़ाए थे इस चैप्टर में उस समय बताया था कि प्रतिरोध को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, और इसके प्रतिरोध को हम सामान्यतः किससे प्रदर्शित कर लेते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं, ऐसे। तो हमने कहा प्रतिरोध के क्या हैं, दो सिरे हैं, एक सिरा ये है, एक सिरा ये है। अब यदि हम इसे श्रेणी क्रम में जोड़ना चाह रहे हैं तो कैसे जोड़ेंगे? हमने ये प्रतिरोध लिया, पहला प्रतिरोध मेरे पास ये था, दूसरा प्रतिरोध ये था, और तीसरा प्रतिरोध ये था। यदि ऐसा जोड़ें कि पहले प्रतिरोध, ये मान लेते हैं इसका प्रतिरोध है R1, इसका प्रतिरोध है R2, और इसका प्रतिरोध क्या है, R3। यदि पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाए, फिर दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाए, और यही क्रम यदि हम आगे जारी रखें तो प्रतिरोधों को जोड़ने की यह जो व्यवस्था है, यह जो तरीका है, यह हमारा कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। तो मुझे लगता है काफी आसान है। एक लाइन में आप बोल सकते हो कि प्रतिरोधों को जोड़ने का वह क्रम जिसमें पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है, और इसी क्रम को आगे कंटिन्यू कर दिया जाता है, लगातार जोड़ा जाता है। प्रतिरोधों के संयोजन का यह जो तरीका है इसे हम कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, कॉम्बिनेशन इन सीरीज। तो ये बात हमें समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं कि इसमें धारा प्रवाहित करते हैं। तो धारा प्रवाहित के लिए हमको क्या चाहिए होगा, हमें एक बैटरी चाहिए। तो ये हमने एक बैटरी, ये हमारा एक सेल हो गया, ये हमने क्या कर दिया, एक से अधिक सेल आपस में जोड़ दी, ये हमारी क्या बन गई, एक बैटरी बन गई। इसमें हम जानते हैं ये जो बड़ा वाला जो डंडी होती है ये हमारे धन सिरे को प्रदर्शित करती है, छोटी वाली
ऋण सिरे को। यहां पर हमने, आपको ध्यान हो तो हमने क्या लगा दी, एक कुंजी लगा दी जिसे हम के से प्रदर्शित करते हैं, और इसको इस प्रकार से हमने यहां पर जोड़ दिया। आप चाहें तो बीच में हम कह सकते हैं धारा को मापने के लिए हम क्या लगा सकते हैं, अमीटर लगा सकते हैं। तो इधर की ओर हम क्या करते हैं, एक अमीटर लगा देते हैं। अमीटर आप जानते हैं ए से प्रदर्शित किया जाता है गोले के अंदर, तो ये हमने अमीटर लगा दिया। अब अमीटर को यदि आपको निशान प्रदर्शित करने हैं तो काफी आसान तरीका है। देखिए यहां समझ लीजिए, जो हमारे वैद्युत परिपथ हैं उनको प्रदर्शित करना, उनको बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। यदि बैटरी का यह सिरा धन है तो अमीटर का यह सिरा क्या होगा, धनात्मक होगा, और इसका विपरीत सिरा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो यह हमारा क्या हो गया, एक वैद्युत परिपथ तैयार हो गया है, जिसमें हमने 3 प्रतिरोध, जिसका पहले प्रतिरोधक का प्रतिरोध R1, दूसरे प्रतिरोधक का प्रतिरोध R2 और तीसरे प्रतिरोधक का प्रतिरोध R3 है। प्रतिरोधक जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में रजिस्टर, रजिस्टर मतलब एक ऐसा उपकरण, एक ऐसा अवयव जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर दे, उसे हम कहते हैं प्रतिरोधक। और उसका ये जो गुण होता है, जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहा है, उसे हम कहते हैं उसका प्रतिरोध, कि कितना प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है। तो प्रतिरोध, प्रतिरोधक भी आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने कहा यह है। अब हम जब इनको आपस में जोड़ते हैं तो इनका परिणामी प्रतिरोध क्या होगा, हमें तो ये ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब बैटरी से हमने इसको जोड़ा तो एक बार हमने यहां पर बैटरी लगा दी, अमीटर लगा दिया, और एक बार आप चाहें तो यहां पर भी अमीटर लगा लीजिए। ये भी मान लेते हैं हमने अमीटर लगा दिया, इधर वाला सिरा धनात्मक होगा, इधर वाला ऋणात्मक होगा। ये सीधे बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ रहा है, ये घूम करके धन सिरे से जोड़ रहा है, काफी आसान है। अब जब हम इसमें देखते हैं तो हम देखते हैं धारा का मान जितना यहां पर आता है, धारा का उतना ही मान यहां पर आता है, धारा का मान परिवर्तित नहीं हो रहा है। अब हम जानते हैं जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो 3 फैक्टर होते हैं जो ओम के नियम में हमने देखे थे। एक था V, दूसरा था I और तीसरा था R। तो I के मान में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जितनी धारा यहां पर थी, यदि I धारा यहां पर बह रही थी तो यहां पर भी कितनी धारा निकल के आ गई, I। आप चाहें तो यहां पर भी आप इनमें से किसी बिंदु पर, चाहे यहां चाहे यहां चाहे यहां, कहीं पर भी इस परिपथ में अमीटर लगाएंगे तो देखेंगे धारा का मान सब जगहों पर समान आएगा। तो हमारे दिमाग में एक बात आ गई कि यदि एक से अधिक प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो धारा का मान परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो अब देखते हैं कि 2 वेरिएबल हमारे पास आ गए, हमने कहा 3 थे, एक था V, एक था I और तीसरा था R। हम देखते हैं R का मान तो सब में अलग अलग है, R1, R2, R3। हम देखते हैं I का मान नियत है, ये बदल नहीं रहा है। तो यदि R का मान बदल रहा है तो V में देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। तो हम इन दोनों सिरों के बीच में यहां पर हमने क्या लगा लिया, एक वोल्टमीटर लगा लिया। तो वोल्टमीटर से वोल्टेज देखते हैं तो कोई वोल्टेज का मान आता है, मान लेते हैं V1। फिर इसी वोल्टमीटर को इस सिरों के बीच में लगाते हैं तो देखते हैं वोल्टेज का मान कितना आ रहा है, V2। फिर इसी वोल्टमीटर को यहां पर तीसरे के बीच में लगाते हैं, इसके सिरों में लगाते हैं तो वोल्टेज का मान क्या आया, V3। इन तीनों के मान समान नहीं है क्योंकि रेजिस्टेंस के मान, प्रतिरोधों के मान अलग अलग हैं। R1 का मान हो सकता है ज्यादा हो, R2 का मान R1 से कम हो, और R3 का मान हो सकता है सबसे कम हो। तो वोल्टेज का मान भी हम देख रहे हैं तीनों के लिए अलग अलग है, समान नहीं है, लेकिन धारा का मान दोनों के लिए, सबके लिए क्या है, समान है। तो इतनी बात हमें समझ में आ गई। और एक बात और मजे की, यदि हम इस बिंदु से और इस बिंदु, इन दोनों के बीच में एक वोल्टमीटर लगा दें तो हमें इन दोनों सिरों के बीच में कुल वोल्टेज पता चल जाती है कि दोनों सिरों के बीच का विभवांतर कितना होगा। और मान लेते हैं वो विभवांतर किसके बराबर है, मान लेते हैं V के बराबर है। तो मुझे लग रहा है आपको कनेक्शन मिल रहा होगा, आप समझ रहे होंगे मेरी बात को कि हमने परिपथ बनाया, हमने अमीटर को अलग अलग जगहों पर लगाया, यहां लगाया, यहां लगाया, यहां लगाया, यहां लगाया, सब जगह लगाया तो धारा का मान हो गया समान, कहीं कुछ नहीं बदला। लेकिन हमने वोल्टमीटर को यहां लगाया तो देखा वोल्टेज का मान कुछ और आया, इस R2 के सिरों के बीच लगाया तो कुछ और लगाया, R3 के सिरों के बीच लगाया तो कुछ और आया, और हमने इन दोनों सिरों के बीच लगाया तो जो वोल्टेज का मान आया वह किसके बराबर होगा, इस सेल के द्वारा उत्पन्न विभवांतर के बराबर होगा, जो सेल की वोल्टेज होगी उसके बराबर होगा इस वाले V का मान। तो हमें क्या बात पता चली, जब हम इस प्रैक्टिकल को करते हैं तो हम देखते हैं V1 का मान
मैं V2 का मान जोड़ूं और साथ में V3 का मान, तीनों को यदि जोड़ दूं तो वो जो कुल मान आएगा इन तीनों को जोड़ के वो इस V के बराबर होगा या इस सेल की वोल्टेज के बराबर होगा। समझ में आ रही होगी मेरी बात कि इन तीनों के मान अलग अलग प्रतिरोधों के सिरों पर जो वोल्टेज है, इस V1 का मान, V2 का मान, V3 का मान, इन तीनों को जोड़ दें तो ये सेल के विद्युत वाहक बल या सेल की वोल्टेज के बराबर होगा, जिसको आप इन दोनों बिंदुओं के बीच भी विभवांतर को नाप करके ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें क्या पता चला? हमें पता चला V इज इक्वल टू होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। यानी कि इन सिरों के बीच में जो कुल वोल्टेज होगी वो R1 के सिरों के बीच वोल्टेज, R2 के सिरों के बीच वोल्टेज, R3 के सिरों के बीच वोल्टेज के योग के बराबर होगी। तो मैंने इस इक्वेशन को ऐसे लिख लिया। अब हम कहते हैं कि मान लेते हैं इन तीनों के तीनों जो हमारे प्रतिरोध हैं R1, R2, R3, इन तीनों की जगह यदि केवल एक ही प्रतिरोध होता या जिसे हम परिणामी प्रतिरोध कहते हैं तो उसको क्या मान लेते? R मान लेते। तो अब वही हमने क्रम आगे जारी रखना है। तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन आई V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हम जानते हैं ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या कह रहा है ओम का नियम कि V बराबर किसके होता है? I R के बराबर होता है। तो यदि इस परिपथ की इन तीनों प्रतिरोध की बजाय एक ही प्रतिरोध लगाऊं और उसका परिणामी प्रतिरोध R हो तो परिपथ में बहने वाली धारा का मान तो कितना है? यहां भी I है, यहां भी I है, तो इस V का मान किसके बराबर होगा? IR के बराबर होगा। सेकंड, क्योंकि ओम का नियम बताता है V बराबर IR, तो V1 का मान कितना होगा? V1 बराबर, तो V1 का मान क्या है? परिपथ में यहां से बहने वाली धारा का मान तो I है और प्रतिरोध का मान कितना है? R1, तो लिख लेंगे I इंटू R1। ऐसे V2 का मान निकालें तो ये हो जाएगा I इंटू R2। V2 कौन सा? इस R2 के सिरों के बीच जो विभव हमने नोट किया है, और इस विभव को हम एक शब्द यूज करते हैं विभव पतन। यहां वोल्टेज ड्रॉप हो गई, तो V2 का मान हो गया I R2 और ऐसे V3 का मान क्या हो गया? I R3। यह जो मान है V का मान, V1 का मान, V2 का मान, V3 का मान, इसका मान, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसमें रखते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1 में V, V1, V2 तथा V3 के मान रखने पर, तो रखते हैं तो क्या आएगा? क्या है? V, तो V की जगह क्या लिखना है? IR, तो लिखेंगे इस V की जगह क्या लिख लिया? IR बराबर क्या है? V1, V1 का मान IR1, तो इस V1 की जगह क्या लिखना है? IR1, लिख लिया IR1 प्लस, फिर क्या आया? V2, तो V2 की जगह क्या लिखना है? IR2, तो क्या लिख लेंगे? IR2। फिर क्या आया? V3, और V3 की जगह क्या लिखना है? IR3, तो क्या लिख लेंगे? प्लस IR3, लिख लिया। अब इधर की ओर तो क्या है? I इंटू R। इन तीनों में क्या चीज कॉमन है? I कॉमन है, तो हमने लिख लिया I कॉमन। अंदर क्या आ गया? R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आ गया। इस I को इधर ले जाऊं तो R बराबर हो जाएगा I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, और बटे ये वाला I कहाँ चले जाएगा? नीचे। इस I से ये I कट गया, तो क्या आ गया? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर होगा। इसका अर्थ है कि यदि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में आपस में जोड़ा जाए तो उनका जो परिणामी प्रतिरोध होता है R, वह उन सभी के योग के बराबर होता है। तो R1, R2, R3 के द्वारा कुल प्रतिरोध जो उत्पन्न होगा वह R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर होगा। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, यहां से आपको दो निष्कर्ष ध्यान रखने हैं। यदि आप दो निष्कर्ष को ध्यान रखेंगे तो आपको आगे की फिजिक्स में, इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में इसमें काफी हेल्प मिलेगी उस चीज को समझने में। क्या दो नियम आपको ध्यान रखने हैं? पहला नियम, श्रेणी क्रम में जुड़े, अब चाहे रेजिस्टेंस जोड़ते चाहे कुछ भी चीजें हम जोड़ें, तो श्रेणी क्रम में जुड़े सभी, इसको मैं यूज कर रहा हूं अवयव। अवयव मतलब यहां चाहे प्रतिरोध जोड़िए या कोई और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जोड़िए, इसका कहने का अर्थ यह है अवयव से। तो श्रेणी क्रम में जुड़े सभी अवयवों पर धारा का मान
समान होता है, समान होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि श्रेणी क्रम में कितनी भी चीजें आपस में जोड़ दो, सब में बहने वाली धारा का मान बराबर होगा, बदलेगा नहीं। सेकंड बात, श्रेणी क्रम में जुड़े सभी अवयवों के सिरों पर विभव का मान या विभवांतर कह लीजिए, सिरों पर विभवांतर या विभव अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। तो क्योंकि इसके सिरों के बीच V1 था, इसमें V2 था, इसमें V3 था, लेकिन धारा का मान क्या होता, समान था। और धारा के बहने की दिशा क्या होगी, ये हमने इसमें शो ही नहीं करी है। तो धारा के बहने की दिशा हमेशा हमने कहा धन से, बैटरी के धन सिरे से धारा बाहर निकलती है और घूम करके ऋण सिरे में प्रवेश करती है, यानी कि यहां से अंदर जाएगी और यहां से क्या होगा, बाहर की ओर जाएगी, ऐसे। ये ध्यान रखना, ये क्या है, बहने वाली धारा का मान है I। तो मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और परिणामी प्रतिरोध क्या होगा, R = R1 + R2 + R3 के बराबर होगा। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम इसका दूसरे क्रम को समझते हैं जो कि है समांतर क्रम। अभी हमने प्रतिरोधों को जोड़ने के पहला क्रम, जिसे हम श्रेणी क्रम कहते हैं, उसके बारे में चर्चा की और हमने देखा प्रतिरोधों को यदि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो जो परिणामी प्रतिरोध आता है वह अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, जिसको हमने फॉर्मूला R = R1 + R2 + R3 से प्रदर्शित किया था। अब हम समझते हैं प्रतिरोधों का एक और क्रम जिसमें हम उनको जोड़ सकते हैं, और उसे हम कहते हैं पार्श्व क्रम, जिसे हम इंग्लिश में पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं, और बहुत से स्थानों पर इसे हम कहते हैं समांतर क्रम। समांतर क्रम, तो कहीं पर पार्श्व क्रम लिखा हुआ है तो भी आप समझना यही चीज है, और समांतर क्रम लिखा है तो भी आपने ये समझना है ये एक ही चीज है। तो अब समझते हैं समांतर क्रम क्या होता है। यदि प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ दिया जाए, हमने कहा ये मेरे पास प्रतिरोध थे, ये 3 हमने प्रतिरोध लिए हैं पहले की तरह। यदि इसको इस प्रकार से जोड़े कि सबके पहले सिरे तो एक बिंदु से जोड़ दिए जाएं और तीनों प्रतिरोधों के दूसरे सिरे किसी दूसरे बिंदु से जोड़ दिए जाएं, तो प्रतिरोधों को जोड़ने का यह जो तरीका होता है उसे हम कहते हैं पार्श्व क्रम या समांतर क्रम। इसका हमने कहा, मान लेते हैं प्रतिरोध कितना है R1, इसका प्रतिरोध है R2 और इसका प्रतिरोध कितना है R3, और फिर से इनको हम क्या कर रहे हैं, एक बैटरी से जोड़ देते हैं। तो यहां हमने एक ये बैटरी लगा दी, ये बैटरी का धन सिरा है, ये ऋण सिरा है। यहां पर हमने क्या लगा दी, एक कुंजी लगा दी के, और यहां पर हमने क्या कर दिया, इसको इस प्रकार से लगा दिया। और आप चाहें तो यहां पर इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं, इन बिंदुओं के बीच में आप चाहें तो एक वोल्ट मीटर और लगा लीजिए। इन दोनों बिंदुओं के बीच में ये बिंदु मान लेते हैं ए है, ये वाला बिंदु क्या है बी। तो यहां हमने क्या करा, जो हमारा क्रम है यह है पार्श्व क्रम। धारा की दिशा भी यहां दिखा देते हैं, क्योंकि धन से चलेगी तो इस दिशा में चलेगी धारा, ऐसे गया यहां से क्या आ जाएगी, वापस आ जाएगी। और वोल्टेज जो वोल्ट मीटर है इसके यदि निशान बनाए तो ये सीधे गया, ये धन से कनेक्ट हो गया, ये सिरा धन, ये वाला ऋण। तो मैं इसलिए आपको बोल बोल करके बता रहा हूं जिससे आपका अभ्यास भी हो जाए और आपके लिए आसानी हो आगे समझने के लिए। आप समझे, लॉजिकली समझे, वरना बच्चे बड़े कंफ्यूज करते हैं कि अब प्लस का निशान कहाँ लगाएं, माइनस किधर लगाएं। तो सीधे बैटरी की तरफ का जो धन सिरा है वो अवयव के धन सिरे उसी से प्रदर्शित कर देना है आपने। तो ये हमारा आ गया इस प्रकार से। बहने वाली धारा का मान लेते हैं ये I था, यहां पर भी बहने वाली धारा का मान है I। अब आपने एक बात समझनी है, जब हम इसको इन पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं प्रतिरोधों को, तो हम देखते हैं कि यदि आप इस वोल्ट मीटर को इन दो बिंदुओं के बीच लगा करके देखोगे तो वोल्टेज का मान वही होगा, इसके दो सिरों के बीच लगा के देखेंगे तो भी वोल्टेज का मान वही आएगा, और R3 के सिरों के बीच लगाएंगे तो भी वोल्टेज का मान वही आएगा, और ऐसे लगाएंगे तो भी वही आएगा। वही का अर्थ यह है कि वोल्टेज का मान यानी कि विभवांतर A तथा B सिरे के बीच का विभवांतर नियत है, कांस्टेंट है। अब जब आपने रेजिस्टेंस का एक सिरा A से जोड़ दिया, दूसरा सिरा B से जोड़ दिया, तो जितना A तथा B के बीच का विभवांतर होगा V, उतना ही R1 का विभवांतर होगा।
फिर दूसरा हमने R2 को फिर से R2 का एक सिरा कहां से जोड़ दिया, A से, और दूसरा सिरा कहां से जोड़ दिया, B से। तो इसका अर्थ है कि A और B के बीच का जो भी विभवांतर होगा वो R2 का भी विभवांतर होगा। तो यदि A और B के बीच का विभवांतर V था तो R1 का भी विभवांतर V ही होगा, R2 का भी विभवांतर V ही होगा, और R3 को भी ऐसे करा हुआ, R3 का एक सिरा A से जोड़ दिया, दूसरा सिरा B से जोड़ दिया। तो अब की बार क्या हो गया, R3 का विभवांतर भी V हो गया। तो तीनों का विभवांतर कितना हो गया, इसका भी V, इसका भी V, इसका भी V। लेकिन रेजिस्टेंस का मान तीनों के लिए अलग अलग है। तो हमने कहा था तीन वेरिएबल हो गए, हमने कहा था एक R, एक V और एक I। तो V तो क्या हो गया, अब की बार समांतर क्रम में क्या हो गया, ये नियत हो गया, कांस्टेंट हो गया, सबके लिए समान हो गया। इसका अर्थ है यदि रेजिस्टेंस का मान बदलता है तो धारा का मान भी बदल जाएगा। तो अब समझते हैं कैसे होगा। जब ये धारा ये I यहां से यहां तक पहुंचती है तो ये इस बिंदु पर जाकर के तीन हिस्सों में परिवर्तित हो जाती है, तीन भागों में बढ़ जाती है। ये बिल्कुल वैसे समझिए जैसे कोई एक पानी का पाइप आ रहा है यहां पर और इस बिंदु पर आया, उसकी तीन ब्रांचेस हो गई, तो तीन ब्रांचेस में पानी बट गया। अब किस में ज्यादा बटेगा, उसमें ज्यादा बटेगा जिसमें कि हम कहें जिसका मुंह थोड़ा सा पाइप का मुंह चौड़ा होगा वो ज्यादा पानी खींचेगा, जिसका थोड़ा कम होगा वो कम खींचेगा, इस प्रकार से कह सकते हैं। तो हमने कहा इसमें बहने वाली धारा का मान कितना आ गया, मान लेते हैं ये होगी I1, इसमें बहने वाली धारा का मान कितना हो गया I2, और इसमें बहने वाली धारा का मान कितना हो गया I3। तो आप चाहें तो यहां पर एक वो लगा दें, अमीटर लगाएं यहां पर इस सिरे पर, क्योंकि अमीटर को हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो आप पहले इस बिंदु को मिटा करके यहां पर क्या लगा लीजिएगा, अमीटर लगाइए, फिर यहां पर एक अमीटर लगाइए, फिर यहां पर एक अमीटर लगाइए। तो आपको इसमें इस ब्रांच में बहने वाली धारा का मान पता चल जाएगा, इसमें बहने वाली धारा का मान पता चल जाएगा, इसमें बहने वाली धारा का मान पता चल जाएगा। और एक बार यहां पर लगा लीजिए तो यहां पर बहने वाली धारा का मान भी पता चल जाएगा। आप देखेंगे कि यहां से आई धारा आई ए पर वो तीन हिस्सों में बढ़ गई, I1, I2, I3 पर। और फिर जब यहां से निकली तो ये वाली धारा I1 ही थी, ये वाली धारा I2 ही थी, और ये वाली धारा I3 ही थी। फिर इन तीनों ने मिलकर के फिर से कुल धारा कितनी बना दी, I। तो I धारा अंदर गई थी और I धारा ही बाहर निकल गई। तो हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि जो I है, कुल धारा है, वो तीन हिस्सों में बढ़ गई, I1 प्लस I2 प्लस I3 में बढ़ गई, तीन हिस्सों में। तो अब हम निकालते हैं कि इन तीनों की बजाय, इन तीन प्रतिरोधों की बजाय यदि मैं केवल एक प्रतिरोध लगाता जिसका प्रतिरोध मैं R से प्रदर्शित करूं तो परिणामी प्रतिरोध कितना होगा। तो हम लिखते हैं इस बात को, यदि R1, R2 व R3 का परिणामी प्रतिरोध R हो तो फिर से हम किसका नियम लगाएंगे, ओम का नियम। तो लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से लगाया जाए ओम का नियम। तो फार्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। पर हमें तो अब I का मान निकालना है यहां से, तो यहीं से क्या निकल जाएगा, I इज इक्वल टू V, R को इसके नीचे ले जा लेंगे, यानी कि V अपॉन R के बराबर आ गया। तो यदि परिपथ में बहने वाली कुल धारा I है और A तथा B के सिरों के बीच का विभवांतर V है और परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिणामी प्रतिरोध R है, तो I बराबर क्या होगा, V अपॉन R के। तो इसी सूत्र से I1 का मान क्या होगा, इस I की जगह क्या लिख लिया मैंने, I1 बराबर, तो V तो सबके लिए भी है, मैंने कहा इसके लिए भी V है, इसके लिए भी V है, इसके लिए भी, तो V का मान तो नहीं बदलेगा, तो V तो ये आ गया। लेकिन पहले प्रतिरोध जब I1 धारा किसमें भाई, R1 रेजिस्टेंस में, तो V अपन क्या आ जाएगा, R1। ऐसे ही I2 बराबर क्या आ जाएगा, सूत्र तो हमारा V अपॉन R, तो V का मान तो वही है। और I2 धारा किसमें बह रही है, R2 में बह रही है, तो क्या आ जाएगा R2। और वैसे ही I3 बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन I3 धारा किसमें बह रही है, R3 वाले रेजिस्टेंस में, R3 वाले प्रतिरोध में, क्या हो जाएगा R3। तो यह सारे के सारे मान I1, I2, I3 के मान किस में रखेंगे, ये मान लेते हैं समीकरण 1 है, इसमें रखते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1 में I, I1, I2 तथा I3 के मान रखने पर
तो मान रखें क्या आ जाएगा, क्या है यहाँ पर आई, तो आई का मान किसके बराबर है, v अपॉन आर के, तो लिख लेंगे v अपॉन आर बराबर, फिर क्या आ गया आई वन का मान कितना आया v अपॉन आर वन, तो लिख लिया v अपॉन आर प्लस, फिर क्या है आई टू का मान कितना है v अपॉन आर टू, तो लिखेंगे v अपॉन आर टू प्लस, फिर क्या है आई थ्री का मान क्या है v अपॉन ये v अपॉन आर थ्री, तो लिख लेंगे v अपॉन आर थ्री। इन तीनों में क्या कॉमन है, v कॉमन है, तो यहां से भी v को मैं दूसरी तरफ ले जाऊं तो क्या आ जाएगा, यहां पे बच जाएगा 1 अपॉन आर बराबर, v इधर की ओर चले गया तो क्या आ गया 1 अपॉन v। अब देखिए इन तीनों में से v कॉमन लूं तो ये v कहां आ जाएगा बाहर, और अंदर की ओर क्या आ गया, इसका भी बाहर आ गया तो 1 अपॉन आर वन, इसका भी बाहर आ गया तो 1 अपॉन आर टू, और इसका भी v बाहर आ गया तो क्या आ गया 1 अपॉन आर थ्री। मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी। ये वाला भी कौन सा है, जो यहां वाला इस वाले भी को हम इधर लेंगे तो ये हर में जाएगा, और ये वाला भी कौन सा है, ये भी भी, ये भी भी, ये भी, इन तीनों भी को जब कॉमन लेंगे तो वंश में आएगा, v से भी कट गया, तो क्या निकल गया हमारे पास फार्मूला, हमारे पास फार्मूला हो गया 1 अपॉन आर बराबर 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री। ये हमारे पास क्या आ गया, परिणामी प्रतिरोध R का मान आ गया। अब परिणामी प्रतिरोध R इसको कैसे कहेंगे कि समांतर क्रम में जुड़े हुए तीन प्रतिरोधों R1, R2, R3 का जो परिणामी होगा उस परिणामी का व्युत्क्रम पहले प्रतिरोध के व्युत्क्रम, दूसरे प्रतिरोध के व्युत्क्रम और तीसरे प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के बराबर होगा, ऐसे कहेंगे इसके लिए। तो मुझे लगता है काफी आसान है। अब देखिए यहां पर क्या बात आपको समझ में आई, आपको ध्यान हो तो जो श्रेणी क्रम था, श्रेणी क्रम में परिणामी प्रतिरोध क्या था सूत्र, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यदि आप चाहते हैं कि आपने जो प्रतिरोध जोड़े हैं R1, R2, R3, आपका जो परिणामी आए वो उनमें से जो सबसे बड़ा प्रतिरोध हो उससे भी बड़ा आए, तो इस स्थिति में प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। तो लिखेंगे यहां पर परिणामी प्रतिरोध सबसे बड़े प्रतिरोध से भी बड़ा आता है। यानी कि आप चाहते हैं कि मैंने तीन प्रतिरोध लिए, एक R1 का 1 ओम का, R2 मान लेते 2 ओम का, R3 3 ओम का, आप इन तीनों को जोड़ना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं जो परिणामी प्रतिरोध है वो R3 जिसका मान सबसे ज्यादा है 3 ओम, उससे भी ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में उनको किस क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, ये ध्यान रखना। अब समांतर क्रम का क्या अर्थ है, क्योंकि ये व्युत्क्रम हो गया इसलिए ये जो परिणामी प्रतिरोध आएगा R, इसका मान इन तीनों प्रतिरोधों में से जो सबसे छोटा होगा उससे भी छोटा आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो हमने क्या लिखा, परिणामी प्रतिरोध R का मान सबसे छोटे प्रतिरोध से भी छोटा होता है। ये आपको दोनों बातें ध्यान रखनी पड़ेगी, ये समांतर क्रम की है और ये श्रेणी क्रम की है। तो अब आपके दिमाग में हो सकता है ये बात आ रही होगी कि सर जब परिणामी प्रतिरोध का मान आप कह रहे हो समांतर क्रम में जो सबसे छोटा वाला होगा, फिर से हम कह रहे हैं वही तीन प्रतिरोध ले लिए, पहले का मान है 1 ओम, दूसरे का मान है 2 ओम, तीसरे का मान है 3 ओम। अब यदि मैं इसको समांतर क्रम में जोड़ता हूं तो समांतर क्रम में जो परिणामी आ रहा है उसका मान क्या होगा, सबसे छोटा कौन सा इसमें, पहला वाला, उसका है 1 ओम, तो जो परिणामी प्रतिरोध आएगा वो 1 ओम से भी कम होगा यदि आपने समांतर क्रम में जोड़ दिया। और यदि इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो सबसे बड़ा प्रतिरोध कौन सा था, 3 ओम, तो परिणामी प्रतिरोध इस 3 ओम यानी कि सबसे बड़े प्रतिरोध से भी ज्यादा आएगा। ये बात समझ में आ गई। अब मैंने कहा आपके दिमाग में हो सकता है ये बात आ रही हो कि जब छोटा ही लाना है तो हम समांतर क्रम में क्यों जोड़ें। ऐसा इसलिए करना पड़ता है कि बहुत बार आपके पास बड़े बड़े प्रतिरोध होते हैं लेकिन आपको परिपथ में एक ऐसा प्रतिरोध चाहिए होता है जिसका मान बहुत कम हो,
तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, समांतर क्रम का उपयोग करते हैं। और केवल ऐसा ही नहीं है कि आप प्रतिरोधों को जब जोड़ेंगे तो केवल श्रेणी क्रम ही लेंगे शुद्ध रूप से या समांतर क्रम ही लेंगे। हम एक और क्रम यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं मिश्रित क्रम, यानी कि कुछ प्रतिरोधों को श्रेणी में जोड़ दिया, कुछ को हमने समांतर में जोड़ दिया, तब परिणामी निकाल के देखा कि कितना आता है। इस प्रकार से करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हमने सीखा कि जो प्रतिरोधों को किस प्रकार से संयोजित किया जाता है, किस प्रकार से आपस में जोड़ा जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हमने समझा, रेजिस्टर्स, और मुझे लगता है काफी आसान है। लेकिन फिजिक्स को, इलेक्ट्रिसिटी को इंप्रूव करने के लिए आपको जो हमने नियम इसमें बताए हैं वो आपको पक्के होने चाहिए। यहां पर हम दो नियमों की और यहां पर चर्चा करेंगे जैसे हमने श्रेणी क्रम में करी थी। दो इंपॉर्टेंट बातें। पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहीं पे लिख रहे हैं, समांतर क्रम में सभी अवयवों में विभव का मान समान होता है। क्योंकि आपने देखा था R1 रेजिस्टेंस के लिए भी जो वोल्टेज का मान था वो बराबर था, R2 के लिए भी उतना ही था, R3 के लिए भी उतना ही था। तो एक ये बात आपने ध्यान रखनी है। और सेकंड बात ये ध्यान रखनी है कि समांतर क्रम या पार्श्व क्रम मान लीजिए, समांतर क्रम में सभी अवयवों में धारा का मान अलग अलग होता है। तो मुझे लगता है ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। श्रेणी क्रम में भी मैंने दो बातें आपको बताई थी कि श्रेणी क्रम होगा तो धारा का मान समान होगा, और यदि समांतर क्रम होगा तो धारा का मान अलग अलग होगा। यदि श्रेणी क्रम होगा तो वोल्टेज का मान अलग अलग होगा, और यदि समांतर क्रम होगा तो वोल्टेज का मान यानी कि विभव का मान क्या होगा, समान होगा। ये दोनों बातें आपको और ध्यान रखनी है इन दो बातों के अलावा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये वाला और ये वाला। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जब यदि आप तैयारी कर रहे हैं, कभी आपको नीट और आगे आपका भविष्य में सोच रहे हो कि मैं IIT या नीट की तैयारी करूंगा, तो ये जरूर चीजें जो हम बता रहे हैं आपको नियम, ये अपनी कॉपी में एक स्पेशल कॉपी बना के उसमें लिख लीजिए, फिर देखिए आगे तक कितने कमाल के इसके रिजल्ट आएंगे। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है इतनी बातें आपको आसानी से समझ में आई होगी। यदि फिर भी आपके कहीं पर कोई भी डाउट्स होने तो नहीं चाहिए, क्योंकि काफी समय लेते हैं हम, और बहुत से बच्चे कहते भी सर लंबा खींचते हो, पर बेटा समझाने के लिए हम चाहते हैं आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। ऐसा ना हो कि आपको भी थोड़ा समझ में आया फिर हम फटाफट तेजी से करा दे, फिर आपको आप बाद में कहो कि वो चीज समझ नहीं आई थी। इसलिए हम ज्यादा समय लगाते हैं एक ही टॉपिक में। तो मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। यदि फिर भी आपके कहीं पर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।